स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस विद सैम में। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में सीटेट के इस तैयारी के सीरीज में हमने देखा था प्राइमरी में किस प्रकार से हिंदी के दो सेट थे जिसमें पूछा जाता है हिंदी के क्वेश्चन और पेडागोजी, यानी कि हिंदी के 15 क्वेश्चन और 15 पेडागोजी किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जूनियर, ये जूनियर लेवल का है और जूनियर में कैसे हिंदी के 15 क्वेश्चन कंटेंट और 15 क्वेश्चन पेडागोजी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लाया है। देखिए ये एग्जाम से पहले एक बार जरूर, कोई भी एग्जाम देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर जरूर हमें एक बार देख लेना चाहिए। देखिए ये प्रीवियस ईयर देखने से ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि हमारा किस लेवल का तैयारी है और हम किस लेवल का तैयारी करने वाले हैं, और क्या हम जिस चैनल से जुड़े हैं वो हमें अच्छा चीज़ प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो कहीं न कहीं आप लोगों को प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो सीटेट का ये जूनियर लेवल का है, ये हिंदी पेडागोजी और कंटेंट दोनों इसमें है। देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है इंस्ट्रक्शन, पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 तभी उत्तर दें जब भाषा एक क्या हो, ऑप्ट किया हो हिंदी। अगर भाषा एक में आपने हिंदी ऑप्ट किया है तभी इस सेक्शन को आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश पढ़ना है, 91 से 120 तक क्या है गद्यांश दिया है, आपको पढ़ना है। गद्यांश पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उस गद्यांश को पढ़ करके समझ करके कंठस्थ करके अंडरस्टैंडिंग कर करके नीचे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पढ़िए। इच्छा से प्रेरित होकर इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदिमानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षी है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव के अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। देखिए आपने ऊपर जो गद्यांश है उसको पढ़ लिया। देखिए एग्जाम में इतना ही स्पीड से पढ़ेंगे तभी आप जाके अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। ये नहीं कि धीरे धीरे 5 मिनट लगा दिए हैं पढ़ने में। देखिए एक बार नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़े नहीं समझ में आया फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, लेकिन फास्ट रीडिंग करिए। जितना फास्ट रीडिंग करेंगे और समझने का कोशिश करिए तभी आप एग्जाम में कम टाइम में टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। देखिए हमने पढ़ लिया, ऊपर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। देखिए विशेषण विशेष का उदाहरण है क्या नहीं है, मानव अस्तित्व क्या है, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। देखिए गद्यांश में क्या कहेंगे, उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपनी कमियों को जान लेना चाहिए। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। देखिए गद्यांश के आधार पर हम लोग कह सकते हैं परिवर्तन मानव जीवन का क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आध्यात्म में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। देखिए प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। देखिए एग्जाम में न भूलने का ट्रिक क्या है, ऊ क्या आता है, वर्णमाला पहले आता है तो यानी कि उपसर्ग पहले जुड़ता है। प्रत्यय देखिए प्र बाद में आ रहा है तो क्या होगा, प्रत्यय बाद में जुड़ेगा। तो देखिए प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि बाद में क्या जुड़ता है, मानव में बाद में क्या जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ई ये प्रत्यय है, सॉरी ई ये उपसर्ग है और क्या है, अप्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं बताइए। देखिए हमने ऊपर गद्यांश में देखा था क्या क्या 3 पक्ष हैं। देखिए यहाँ पे 3 पक्ष, देखिए यहाँ पे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष। तो क्या हो जाएगा,
मानव के कौन से तीन पक्ष हैं? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आदिमानव ने खाली स्थान क्षेत्र में प्रगति की परंतु खाली स्थान क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। देखिए, आदिमानवों ने आदिमानवों ने क्या किया भाई? गद्यांश पढ़ेंगे तो भौतिक क्षेत्र में प्रगति की, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं की थी। आदिमानव क्या थे? असभ्य, जंगली थे, जानवरों को मार के खाते थे, तो वो अध्यात्मिक भी कहाँ जाएंगे? ठीक है। 98 क्या है? उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। देखिए, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है कि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन गद्यांश के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? किसके पास नहीं था प्रगति प्राप्त करने का? भाई, जब हम आदिमानव के बारे में इस गद्यांश में दिया तो आदिमानव पे पास नहीं था। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, अब देखिए यहाँ पे कविता आ गया। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि एक गद्य होगा और एक पद्य होगा। ठीक है, तो देखिए उचित विकल्प चयन कीजिए 100 से 105, यानी कि 5 क्वेश्चन दिया इसमें। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राह उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई के साथ में रहें कैसा भी हो अपना अंत, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। देखिए, कविता में खाली स्थान किस पर बोल दिया गया है? देखिए, कविता में सत्य पर बोल दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार खाली स्थान का प्रतीक नहीं है। किसका नहीं प्रतीक है? देखिए, अंधकार बुराई का प्रतीक है, निराशा का है, ठीक है, चुनौती का है, ठीक है, लेकिन समाधान का प्रतीक नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है? देखिए, जो कविता के अनुसार राही की विशेषता यही है कि वो किसी भी राह में रुका नहीं, हर दिन प्रकाश होता है और सच्चाई के साथ रहता है। उसका सिर कट जाता है लेकिन शीश झुकता नहीं है, मतलब हमेशा सत्य की विजय होती है, कहने का मतलब है कि हर परिस्थिति में कार्यरत रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में खाली स्थान क्या होना चाहिए? सिर नहीं करना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। देखिए, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। जैसे कि आपने ऊपर देखिए, कविता क्या कह रहा है? कह रहा है, कट गया है शीश पर ये शीश झुका नहीं। देखिए, आप कहीं ना कहीं आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये इंगित कर रहा है स्वाभिमान का? स्वाभिमान का कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यानी क्या कर रहा है? स्वाभिमान के बारे में बात कर रहा है। बना रहना चाहिए कुछ भी हो जाए, ऐसा ही भी बात है, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। समूह से भिन्न शब्द युग में है। इस समूह से भिन्न क्या है? देखिए, सत्य का उल्टा असत्य है, ठीक, जय का उल्टा पराजय है, प्रकाश का अंधकार है, ठीक है, लेकिन हार का पराजय होना चाहिए तो हार का बिहार दिया है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि तीनों से क्या है? यही भिन्न है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस कविता का मुख्य स्वर है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? देखिए, ये कह रहा है कि कट गया है शीश पर ये शीश झुका नहीं, राह उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। इसका मतलब क्या ये कर रहा है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर ओज भर रहा है, ओज। देखिए, अब यहाँ पे हिंदी के पेडागोजी के कुछ कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, मान के चलिए। ठीक है, कोझिकोड केरल में है ना शायद। कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? देखिए, मलयालम की क्या है? ये सामाजिक बोली है। नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप से जाना जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। थीम आधारित शब्दावली है ये, शब्द समूह है ये, समूह शब्दावली है, या शब्द जाल है? ये क्या है? देखिए, आपको पता ही है कि परिवार, संबंध, भावनाएं क्या हैं? ये थीम आधारित शब्दावली है। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं? यानी कि हम लोग डेली क्या करते हैं? डेली क्या करते हैं? पर्सनली बोलते हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग अपने सामने से क्या करते हैं? एक दूसरे से बात करते हैं, तो हमारी बुनियादी भाषा हुई, यानी कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, यानी कि क्या हो जाएगा? बी से क्या हो जाएगा? बेसिक, बेसिक
बेसिक आई से क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, ठीक है। बेसिक इंटरपर्सनल, सी से क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। यस से क्या हो जाएगा, यस से स्किल हो जाएगा, यस से क्या हो जाएगा, स्किल, यानी कि कौशल। ये क्या है, अगर वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए अपने आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं, वो क्या भाषा हो जाएगी, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। हिंदी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिक्स, BICS, BICS, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल स्तर पर देखिए, चूंकि हम लोग क्या, एलिमेंट्री स्टेज यानी कि 6 से 8 वाले, यानी कि जूनियर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो मिडिल स्तर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या पूछा है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। देखिए अध्यापक चाह रही है कि क्या हो, उनके अंदर समालोचना यानी कि समान आलोचना और साक्षरता कौशल क्या हो, विकसित हो। व्याकरण के शिक्षण सा अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। देखिए व्याकरण के शिक्षण अधिगम में, अगर व्याकरण व्याकरण का अगर जो हम लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। देखिए जो व्याकरणिक व्याकरण के शिक्षण निगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब प्रक्रिया का ज्ञान, मतलब यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, देखिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन को शांति से पढ़िए, वैसे क्वेश्चन को पढ़ते ही लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। घबराना नहीं एग्जाम में, चूंकि सीटेट में बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ दे रहा है क्वेश्चन का। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियां में कार्य करने वाली गतिविधि करवा रही हैं, जिसमें सभी जोड़ियां पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। मतलब एक पढ़ रहा है और एक लिख रहा है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं, बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। देखिए देखिए एक बोल रहा है, एक को लिख रहा है, एक बोल रहा है, एक को लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पारस्परिक श्रुतलेख है, यानी कि पारस्परिक सुनना और लिखना हो गया व्याकरण के, मतलब इस पेडागोजी के भाषा में। देखिए इस पेडागोजी का जो हम सिलेबस है, आप लोगों को हम इस चैनल पे पढ़ाएंगे। अभी पहले हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर दिखा दें कि कैसे एग्जाम में पूछते हैं, ताकि आप लोगों को एक बार आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसे पूछता है और किस लेवल का तैयारी करना है, ताकि आप लोगों को घबराहट ना हो। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, यानी कि भाषा के बारे में कौन सा संकेत नहीं सही है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, संकेत भाषा में व्याकरण होती है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ऐसा थोड़ी एक संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार भी हैं, प्राकृतिक भाषा भी है, ठीक है, जिसे हम लोग इशारा करते हैं इधर, जैसे जो नहीं न्यूज एंकर जो कुछ आजकल बोले जा रहे हैं, जो मुख बधिर के लिए समाचार आ रहा है, ठीक है, संकेत भाषा में व्याकरण भी होती है। यहाँ कह रहा व्याकरण नहीं होती है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। गलत को गलत पूछा है तो गलत का उत्तर गलत हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए जो NEP 2020 है, ठीक है, उसमें हमको ट्राई लैंग्वेजिंग के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले बच्चे को उसके मातृभाषा, ठीक, मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, यानी कि पहले क्या होगा, मदर लैंग्वेज होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, होम लैंग्वेज होगा। देखिए आप लोग याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर लैंग्वेज, उसके बाद होम लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय भाषा की फर्स्ट लैंग्वेज। ये क्या है, फर्स्ट क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा ये क्या हो जाएगा, रीजनल, रीजनल,
ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? देखिए, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। वो देखिए, उपचार से ही नाम है, उपचार कर रहे हैं। किसका उपचार करेंगे भाई? जब शिक्षण की विधियां या शिक्षण अधिगम सही से नहीं हो पा रहा है तो उसमें सुधार करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण हो गया। सीधे सीधे थर्ड वाला मिल रहा है, थर्ड कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। ठीक है, अध्यापक हैं और 4 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक सहयोग भरी अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है। कोई पाठ्यवस्तु है, चैप्टर, उस पर क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है विद्यार्थी और टीचर, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है। ठीक, और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? इस विधि को क्या कहेंगे? देखिए, सुधार हो रहा है, एक दूसरे से शिक्षार्थी और क्या, टीचर कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? अरे भाई, पारस्परिक शिक्षण ही तो हो रहा है। अध्यापक और टीचर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, सहयोगात्मक अध्ययन कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है? एक दूसरे से विकास हो रहा है। लैंग्वेज में सुधार, में बोली में, किसी चीज में सुधार हो रहा है। बॉडी लैंग्वेज में सुधार हो रहा है। बहुत सारी चीजों में सुधार होगा ना जब शिक्षार्थी और अध्यापक एक दूसरे से सहयोगात्मक अधिगम करेंगे, तो इंटरेक्शन करेंगे। टीचर स्टूडेंट का जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा? पारस्परिक शिक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं। कोई भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं और शिक्षार्थियों से कहती हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती हो वो उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना चाहिए? कोई लैंग्वेज के टीचर हैं, वो कह रही हैं कि जिसको जो भाषा आती है वह उस भाषा में कहानी सुनाए। ठीक है, कह रही है। जैसे एक शिक्षक हैं, वो मान लो इंग्लिश में सुनाई, ठीक, सॉरी, कोई शिक्षक है वो इंग्लिश में सुना रही हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को हिंदी आता है, किसी को मलयालम आता है, किसी को उर्दू आता है। तो कह रही कि मैंने इंग्लिश में सुनाया, तो आप लोग जिसको जो भाषा आता है उस भाषा में क्या करिए? उस कहानी को ट्रांसलेट करके सुनाइए। तो क्या करना चाहती हैं? देखिए, जो वो शिक्षक हैं वो बहुत होशियार हैं। वो चाह रही हैं कि बच्चे क्या हो, परस्पर पर भाषा व्यवहार करें, यानी कि ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। यानी कि जब कई भाषा बोलेंगे बच्चे तो सीखे जाएंगे। जब कई भाषा के जानकार रहेंगे क्लास में तो क्या होगा? परभाषा व्यवहार होगा, ट्रांस लैंग्वेजिंग होगा। देखिए, सीटेट में आपको रटना नहीं है, समझना है। कॉन्सेप्ट थ्योरी बहुत लिमिटेड सिलेबस है सीटेट का। एक बार पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लीजिए, और क्वेश्चन हजार के बाजार करते रहिए, बहुत क्वेश्चन कर लेंगे। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? देखिए, कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर रही है तो क्या ये बारीकी से पठन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अंतर्भाषिक पहचान क्या है? देखिए, अंतर्भाषिक पहचान ये है, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु से मदुरई जाती है। अच्छा, मतलब श्रेया के पिता का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से? पंजाब, जालंधर, पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। यानी कि पंजाबी बोलती होगी, तमिलनाडु जाकर मलयालम बोलना पड़ रहा होगा। ठीक, वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, और विद्यालय में देखिए, और द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। यानी कि पंजाबी जानती है और द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। यानी कि पड़ोसी उसके बहुत अच्छे हैं, उसको क्या, तमिल सिखा दिए हैं। ठीक है, उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, जो पंजाबी भाषा है और तमिल भाषा है, वो क्या किया है? उसका भाषा अर्जन है, लैंग्वेज एक्विजिशन है। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। यानी कि अंग्रेजी भाषा क्या की है? वो सीखी है, यानी कि लर्न की है, यानी कि लर्निंग है उसका, अधिगम है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? देखिए, दो प्रकार का पठन होगा इसमें, विस्तृत पठन, गहन पठन। यानी कि देखिए, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी लगभग सेम ही होता है। हिंदी पेडागोजी समझ पढ़ेंगे तो इंग्लिश का आसान हो जाएगा, इंग्लिश का पेडागोजी पढ़ लेंगे तो हिंदी का आसान हो जाएगा। सीटेट में यही ट्रिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? यानी कि इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो क्या आ जाएगा? देखिए,
विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। देखिए व्याकरण अधिगम के लिए पठन, देखिए विस्तृत क्या है, अधिगम के लिए पठन नहीं करना है। व्याकरण में क्या विस्तृत पठन होगा भाई? सराहना बोध के लिए पठन हो सकता है, एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन हो सकता है, आनंद के लिए पठन हो सकता है। देखिए यहाँ पे फिर से आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है जूनियर का, जो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने दिया है। फिर से ऊपरी अप्रोच में ही ये नीचे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए एक बार आप लोग सॉल्व कर लेंगे बैठ के तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। फिर से वही गद्यांश पढ़ना है। देखिए हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों की, सर्जनों की जरूरत भी कम होने वाली है। अच्छा, एआई के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा। आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी, ताज़ा हालत पूछ ली जाएगी और प्रेस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाली है। वह समझने का वक्त है कि एआई से फायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है, लेकिन एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर न बने। उसके लिए यह सोचने की जरूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी न हो सके। अगर चैट जीपीटी बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवा और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके? यह सवाल ऐसे है जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी इस हद करना चाहिए कि एआई ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कंप्यूटर का जो पांचवा पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तब से कारपोरेट सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में और सारे गवर्नमेंट जॉब को क्या खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एआई इतना पावरफुल टूल हो गया है। ये क्या कर रहा है, सारे कामों को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कर रहा है। उस पे बेसिस ये गद्यांश दिया है। गद्यांश पढ़ ली, अब नीचे क्वेश्चन का सॉल्व करिए। नीचे का देखिए क्वेश्चन क्या है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है एआई ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय क्षमताओं को कम करे, मानवीय गुणों का संस्कार दे, कम समय में अधिक कार्य करे, बिना बुद्धि के सारे जवाब। देखिए मानवीय गुणों का संस्कार दे भाई, एआई से ही विनती है। समूह से भिन्न शब्द हैं। देखिए समूह से भिन्न क्या, देखिए पढ़ाई का लिखाई हो जाएगा, रात का दिन हो जाएगा, कंकड़ का पत्थर हो जाएगा, लेकिन चाय का वाय कहाँ होगा? चाय का वो होना चाहिए ना, दूसरा चीज होना चाहिए ना। तो ये समूह से भिन्न चाय वाय, ये तो भिन्न हो जाएगा ना इससे। देखिए ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। रात का दिन है, पढ़ाई लिखाई है, कंकड़ पत्थर, लेकिन चाय वाय थोड़ी होता है कुछ। वो तो हम लोग का एक व्यवहारिक भाषा कहते हैं, चलो यार चाय वाय पी के आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे नहीं। ठीक। मानवीय शब्द में प्रत्यय है। देखिए मानवीय शब्द में प्रत्यय, देखिए उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में। तो कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाला है। देखिए एआई, देखिए क्या कर रहा है, शारीरिक श्रम से जुड़े कम प्रभाव डालेगा। ठीक, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? देखिए एआई खेती बाड़ी थोड़ी करने जाएगा भाई। एआई को जन्म देने वाला कारक क्या है? देखिए एआई को जन्म क्यों एआई बढ़ रहा है? भाई इंसान ही, इंसान के इतना क्रिएटिव, इतना सृजनशील है इंसान की वो क्या एआई तक बना डाला। और बहुत डेंजर भी है देखा जाए तो। हर एक चीज के देखिए विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। ठीक है, कुछ प्रोस है, कुछ कॉन्स है। एआई का अर्थ है, देखिए एआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव क्या होगा? देखिए यह प्रभाव बहुत नकारात्मक होने वाला है। क्या होगा? नकारात्मक होगा। चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? देखिए जो चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र में एआई क्या डॉक्टरों को जॉब देगा, केस हिस्ट्री बना देगा, अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा। देखिए एआई केस हिस्ट्री बना देगा, इतना फास्ट रहेगा। देखिए वहाँ, देखिए यहाँ पे फिर से गद्यांश दिया है। देखिए गद्यांश या पद्यांश दोनों दे सकता है, ठीक है, लेकिन एक गद्यांश जरूर रहेगा। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर से साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठा कर रखा जाए? ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे? देखा जाए कि बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है
स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में आने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर को ही संभाल नहीं करता, यह मन बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता रहता है। देखिए, अब हमने पढ़ लिया गद्यांश। अब इसके क्वेश्चन करिए। कह रहा जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि प्राण और शरीर का सामंजस्य। विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको पूछ रहा है विशेषण विशेषण क्या है। देखिए विशेषण इसमें से क्या नहीं है, बताइए विशेषण क्या नहीं है। देखिए संतुलित भी क्या है, विशेषण है। स्वस्थ भी क्या है, विशेषण है। व्यवस्थित भी क्या है, विशेषण है। लेकिन स्वास्थ्य विशेषण नहीं है। प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास खाली स्थान में है। ठीक है, किसको बनाएंगे, व्यवस्थित। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। ओह सॉरी, 131 क्वेश्चन ना। देखिए दो क्वेश्चन सेम में दिया है, लेकिन नहीं नहीं सेम नहीं दिया है। प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास खाली स्थान। देखिए प्राणवायु को सशक्त अभ्यास हम किससे करेंगे, योग से करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग का कारण है। रोग का कारण क्या है, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किससे है, देखिए अच्छे स्वास्थ्य का संबंध है किससे है, प्राणवायु से है। बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, क्या बनेगा, बुद्धि में क्या लगाने, क्या बनेगा, बौद्धिक बन जाएगा। देखिए हम यहाँ पे पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया, हिंदी पेडागोजी का। देखिए अगर आप लोग इंग्लिश पेडागोजी पढ़ लेते हैं तो हिंदी पेडागोजी आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ेंगे तो हिंदी में भी साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा इंग्लिश पेडागोजी जरूर पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट भी लगाइएगा। अगर आपका इंग्लिश ऑप्ट किया है तो इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी आसान हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश क्या करते हैं, अपना लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में लेते हैं। संस्कृत भी कुछ लोग लेते हैं जिनको पसंद रहता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे हिंदी और इंग्लिश लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेडागोजी पढ़ने से क्या होता है, हिंदी का भी पेडागोजी सॉल्व हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। कौन सी विधि, श्रव्य, सुनना और भाषावाद। कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम, कोई विद्यार्थी एलम है, कन्नड़ मराठी हिंदी अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में वह जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है, और विद्यालय में वह हिंदी कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा, मतलब जो एलम है वो कन्नड़ मराठी हिंदी क्या और अंग्रेजी 4 भाषा जान रहा है, कन्नड़ मराठी अंग्रेजी। और जब घर में अपने माता पिता के साथ जाता है तो क्या करता है, अब चारों भाषा बोलता है। और विद्यालय में वह क्या क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, कन्नड़ बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र अध्यापकों को यही भाषाएं आती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा, ये तो बहुत टैलेंटेड लड़का है, माता पिता घर में है, चारों भाषा बोल रहा है, स्कूल जा रहा है तो बस 3 भाषा बोल रहा है, हिंदी कन्नड़ और अंग्रेजी। ठीक है, यानी कि मराठी स्कूल में नहीं बोल रहा है, तो ये क्या है, अरे भाई इसी को तो ट्रांस लैंग्वेजिंग कहेंगे। ट्रांस लैंग्वेजिंग एक योग्यता मतलब परभाषी का, जहाँ जैसा योग्यता है, जिस चीज को बोलना है, जो जो भाषा में जिसको समझ में आता है वही भाषा बोल ले रहा है, अपने आप को समायोजित कर ले रहा है, तो क्या हो जाएगा ये परभाषिक लैंग्वेजिंग, ट्रांसलिंगुअल योग्यता है इसके, लिंगुअल ही लैंग्वेजिंग हो जाएगा, परभाषिक ट्रांसलिंगुअल योग्यता है। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। देखिए अगर हमें हिंदी नहीं आएगा तो इंग्लिश सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, यानी कि सहजात प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, उसी जात का भाषा आता है तो। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच
प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। यानी कक्षा 6 की अध्यापिका है, शब्दावली सम्मिलित करने क्या करती है, चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है और दिखाती है बच्चों को रसोई में इस्तेमाल होने वाली, और क्या करती है, विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? ये क्या है? रियलिया है। इसको क्या कहेंगे? रियलिया। नहीं कहते हैं कि ये रियलिया है, रियलिया। देखिए रियलिया यही होता है, रियलिया। ठीक है, ये क्या है? वास्तविक वस्तु में है, रियलिया। घोषणात्मक ज्ञान है। क्या है घोषणात्मक ज्ञान? क्या है? व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? देखिए विद्यार्थियों को किसी विषय के प्रति समझ बनाने के लिए उन्हें विषय के विपरीत दृष्टिकोण से परिचय कराया जाता है। अच्छा, मतलब उसे जब, मतलब उस सब्जेक्ट जो पढ़ाना है उसे, वो क्या कर रहा है, उसका अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या कर रहा है, मतलब प्रोस न बता के कॉन्स्ट बताया जा रहा है, मतलब लाभ न बता के हानि बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये समालोचनात्मक साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब वो आलोचना कर ले रहा है कि नहीं, उस चीज या उस टॉपिक के बारे में आलोचना कर ले रहा है कि नहीं, यानी कि समालोचनात्मक साक्षरता है। परभाषा व्यवहार, ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है? यानी कि हमको हमको या दो या तीन या चार भाषाएं आ रही हैं, हमको घर में, विद्यालय में, समाज में, जहाँ जिस लोगों को जो भाषा आती उस भाषा के साथ बातचीत संवाद कर ले रहे हैं, वही क्या है, ट्रांस लैंग्वेजिंग है। ठीक है, इसका कहा जाए एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। ठीक है, हमने आपको देसी भाषा में बता दिया, यहाँ पे सीटेट का भाषा में है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? देखिए भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है। देखिए सबसे पहले हम माइंड मैप बनाएंगे, मानस मंथन करेंगे, मुख्य बिंदु नोट करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे, प्रारूप लिखेंगे, संपादन करेंगे, अंतिम स्वरूप देंगे। ठीक है, यही क्या है, भाषा को अच्छी तरह से लिखने और सीखने में शामिल है। यानी कि भाषा को लिखेंगे फिर सीखेंगे, लिखेंगे सीखने में क्या है, पहले मानस मंथन करेंगे, अच्छा कैसे अनुवाद करना है, फिर मुख्य बिंदु क्या, कुछ नियम क्या है, उसका रूपरेखा तैयार करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऐसे चीज, प्रारूप उसका लिखेंगे, मतलब हिंदी लिखेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कहने का मतलब ये है, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, फिर उसका संपादन करेंगे, अंतिम स्वरूप दे देंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? अच्छा, वहाँ उस कक्षा के शिक्षार्थी बहुत होशियार और स्वावलंबी है, यानी कि जो भी टीचर कह रहा है उसमें जो मुख्य मुख्य मेन बिंदु है लिख ले रहा है। देखिए उनका अध्ययन का कौशल कितना अच्छा है। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। देखिए पता करें कि यह किस प्रारूप या टाइपोलॉजी यानी कि टोपोलॉजी। ठीक है, छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद, देखिए कोई छोटी बालिका नामक कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की की उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे, लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ये क्या है, इन इन चारों ऑप्शन में से क्या है? अभिव्यक्ति परक प्रश्न लिखेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखेंगे, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न लिखेंगे यानी कि एक्स्ट्रापोलेटिव, या विमर्श संबंधी प्रश्न लिखेंगे। देखिए देखिए अगर पत्र लिखना चाहेंगे उस लड़की की प्रशंसा पे, तो हम ऐसा लिखेंगे क्या, एक्स्ट्रापोलेटिव हो, यानी कि पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न हो। कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। अच्छा, मतलब कक्षा 8 की कोई अध्यापिका जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम 5 वाक्यों को क्या कर रहा हूँ, पढ़ रही हूँ 2 बार, और तुम लोग क्या करो, ध्यान से सुनो।
मतलब मैं कोई अंग्रेजी बोल दे रही हूँ, जैसे मैं दो वर्ड बोले हूँ एप्पल, ठीक है, और दूसरे को बोल दे रहे हैं बॉल। तुम लोग यानी कि बच्चे सुनो ध्यान से, ठीक। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को चार चार के समूह में काम करने के लिए कहती है। अच्छा, चार चार के समूह में बांट दी रही है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें। अच्छा, मतलब एप्पल लिख लो, एक एक बाल लिख लो, ठीक है, यानी कि चार ग्रुप में दे दिया, चार लोगों को सुना दिया, ये लिखो, और वो बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। और जो एकदम एक मूल जैसा ना हो, ठीक, इस गतिविधि को क्या कहेंगे? देखिए, ये जो गतिविधि है ना, मतलब एक तरह नहीं होता है कि मान लो हम टीचर हैं, यहाँ पे दो चार बच्चों का ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, ठीक है, इसमें चार चार बच्चे हैं, ठीक। हमने इनको कुछ इंग्लिश में बोल दिया और ये सुने और लिख लिए, ठीक। और यहाँ पे भी, इसमें भी चार बच्चे हैं, इनको कुछ बोले, सुने और लिख लिए। इसमें भी चार बच्चे हैं, इसमें कुछ बोले और सुने, लिख लिए, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हम ग्रुप में बैठा के बच्चों को सुलेख लिखवा रहे हैं, इमला लिखवा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी राइटिंग सुधार रहे हैं, सुनने की क्षमता को विकसित करवा रहे हैं, ठीक है, अटेंशन को उनके बढ़ा बढ़ा रहे हैं। तो क्या है? सामूहिक श्रुत लेख है। यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। क्या है? देखिए, जो कैल्प है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, यानी कि अकादमिक भाषाएं विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित। देखिए, किसी भी भाषा में निपुणता लाना है तो हमें संज्ञान को बढ़ाना चाहिए, उस कम्युनिकेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में कौन सा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन नहीं सही है? क्या नहीं सही है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। बताइए क्या होगा? देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जो भारतीय भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, वो पहले कहता है मदर टंग, ठीक, उसके बाद कहता है होम लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद कहता है कोई रीजनल लैंग्वेज हो। ये देखिए, ये जो क्रम है, आप लोग याद कर लीजिए, सीट में पूछता है कि जो एनईपी 2020 है वो क्या सुझाता है, बच्चे को किस में शिक्षा दी जानी चाहिए। पहले उसे उसके मदर टंग में दी जानी चाहिए, उसके बाद होम लैंग्वेज यानी कि घर की भाषा, उसके बाद क्या, कोई रीजनल लैंग्वेज, कोई क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये इन देखिए, इन तीनों ऑप्शन देखिए, भारतीय भाषाओं का अध्ययन इसमें आ जाएगा, रीजनल लैंग्वेज में, ठीक। अंतर्गत भाषा का जो अंग्रेजी भाषा का अध्ययन क्या आ जाएगा, ये भी रीजनल लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है। मातृभाषा में ये आ जाएगा, ठीक। घर की भाषा में होम लैंग्वेज आ जाएगा, लेकिन त्रिभाषा के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन है नहीं है। ये कथन क्या है? गलत है, और गलत का उत्तर गलत, ठीक है। तो क्या जाएगा? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं है। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। 10वीं पूरी करने तक कम से कम दो भाषाएं सीखते हैं, नहीं अंग्रेजी कोई सीखता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम दो और भाषाएं सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, कुछ लोग उर्दू से पढ़ते हैं, कुछ लोग संस्कृत से पढ़ रहे हैं, ठीक। विद्यालय शिक्षा, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा राज्य भाषा हिंदी से शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम दो और भाषाएं सीखते हैं, ऐसा नहीं है सारे बच्चे दो भाषाएं सीख ले। देखिए, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा, देखिए मातृभाषा आ गया ना, मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू करते हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10वीं पूरी करने तक कम से कम दो भाषाएं और सीखते हैं, जैसे नहीं कि देखिए, कोई भी बच्चा होगा विद्यालय शिक्षा सबसे पहले अपने मदर टंग में एनईपी 2020 का आता है, और एनईपी 2020 के तहत ही हम सीटेट क्वेश्चन में जो दिया है उसको उसको ही ज्ञान में अपने ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे। तो मातृभाषा और घर की भाषा में शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में जाते जाते हम दो तीन भाषा सीख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश सीख लिया, कोई संस्कृत सीख लिया, कोई कन्नड़ सीख लिया, कोई मलयालम सीख लिया।
अधिगम प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल को क्या कहेंगे? लर्निंग आउटकम। क्या कहेंगे? लर्निंग आउटकम। ठीक है। तो देखिए, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? देखिए, कोई भी शिक्षार्थी है, ठीक है, कुछ पढ़ा है, उसका लर्निंग आउटकम क्या है, कितना ग्रैप्स किया है और कितना समझा है, उसको हम लोग लर्निंग आउटकम कहते हैं। ठीक है, जब हम उससे पूछते हैं और क्या बताता है, किस लेवल का पढ़ा था और वो किस लेवल का हमें बता रहा है, उसे जो भी चीज़ समझ आई अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं टीचर को, तो ये क्या है? उसकी लर्निंग प्रतिफल है, लर्निंग आउटकम है, अधिगम प्रतिफल है। तो क्या है? कहीं न कहीं उस बच्चे का हम क्या कर रहे हैं? दक्षता माप रहे हैं, क्षमता माप रहे हैं, कितना वो क्या है? एफिशिएंट है, सफिशिएंट है उस उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर चीज़ में, यानी क्या हो जाएगा? दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। देखिए, यहाँ पे हमने सीटेट का जो जूनियर में पूछा जाता है, हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन, हमने यहाँ पे 2 सेट, 2 मतलब 2 सेक्शन देखा है। देखिए यहाँ पे एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये। देखिए, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना। देखिए, हमने 2 सेक्शन क्यों दिया है? ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से। देखिए, आपको एग्जाम में एक ही सेक्शन हिंदी का करना है, ये नहीं कि आप दोनों सेक्शन हिंदी का करके चले आएँ। ठीक है, अगर भाषा एक आप लिए हैं तो हिंदी इसमें ये वाले सेक्शन को कर लेंगे। अगर भाषा एक में आपका इंग्लिश है तो नहीं करेंगे, तो इंग्लिश देखेंगे। ठीक है। देखिए, हमने सीटेट के यहाँ पे लगभग कितना 30-30 60 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज का कर लिया, जूनियर लेवल का। प्राइमरी लेवल का हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हमने जूनियर लेवल का बता दिया था। हमने क्या क्या पढ़ा दिया? सोशल स्टडीज पढ़ा दिया, ठीक, और लैंग्वेज पढ़ा दिया। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या आप लोगों को एसएसटी का और पढ़ना है, या हम अपना अब आगे से तैयारी स्टार्ट करें और आगे का। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहीं ना कहीं आपके तैयारी में कुछ न कुछ अगर आपको लग रहा है कि मैं सहयोग कर रहा हूँ, तो लाइक तो कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको पसंद आए तो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।